By for providing a complete introduction of Karachi AI. Now, without any delay, हम अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं एंड आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मुर्तज़ा अहमद, जनरल मार्केटिंग GM मार्केटिंग ऑफ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी. सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड ठीक है. सो प्रोग्राम को थोड़ा मज़ीद कंटिन्यू करते हैं. अपने स्पीचेस की तरफ मूव करते हैं. हमारे पास फर्स्ट स्पीच है AI इन पर्सनलाइज हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर मिस्टर मुनी हुसैन शाहू की. फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर मुनी हुसैन. ही इज CEO ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस and 20 years of professional experience in this domain, leading AI-powered hospital in UAE in Pakistan, and also enable students to treat an accuracy and speed AI. And he is showing his how personalized AI can dramatically improve treatment accuracy, speed, and patient outcome. Please welcome Mr. Muni Hussain Shah. Please Sadri wayassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you for introducing me. और मैं आप थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मीसम भाई और कराची AI. और बहुत इम्प्रेसिव आपकी जर्नी है. पहली दफ़ा मैंने यहाँ पर एज एन स्पीकर मैं यहाँ पे पार्ट ले रहा हूँ, तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड. जैसा कि बताया गया कि मेरा टॉपिक है यूज़ ऑफ AI इन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग. बेसिकली दिस इज़ द मर्जर ऑफ हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी. अपनी स्पीच को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं ऑडियंस का थोड़ा सा व्यू ले लूँ. जैसे कि मीसम भाई ने थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि CS के लोग तो हैं, और नॉन CS में से आई वुड लाइक टू नो कि अगर आप लोग प्लीज़ रेज योर हैंड्स कि जो हेल्थ केयर के बैकग्राउंड से जो लोग हैं, हेल्थ केयर स्पेसिफिक. गुड, काफ़ी तादाद है हेल्थ केयर की. हाँ बिल्कुल सही, ठीक. अच्छा, बेसिकली जो एल्गोरिदम्स को यूज़ किया जाना, जो हम बात कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग की या प्रेसिशन मेडिसिन, एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाएं टू एनालाइज पेशेंट डेटा, प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड सजेस्ट पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स. ये सब चीज़ें हैं क्या? हम जा रहे हैं फ्रॉम जनरलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर. कोशिश ये है कि जो पेशेंट है उसको उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाए, आइदर इट इज़ प्रेस्क्रिप्शन और एनी इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्लान. मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं, और काफ़ी इंट्रोडक्शन मेरा कराया गया. मेरा खुद का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन 2004. आफ्टर दैट आई हैड अ स्प्रिंट विद हेल्थ केयर IT ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए फॉर USA एंड मिडल ईस्ट रीजन इन हेल्थ केयर डोमेन. So I got to know about what's happening in other parts of the world, healthcare और specifically healthcare IT में क्या हो रहा है. इसके बाद कुछ बैंकिंग एंड फिनटेक का एक्सपीरियंस लिया एवेंजा सॉल्यूशंस में, एंड देन फ्रॉम 2018 आई हैव बीन रनिंग माय ओन कंपनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस. और इसमें भी हम 3 मेजर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जिसमें AI एंड ML की कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं. इसके अलावा फिनटेक एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, एंड मेजर डोमेन इज़ हेल्थ केयर. वी हैव डेवलप्ड EMR product which is being used in UAE in Mubadala Health and Barjeel Medical City and some medical centers in Dubai Healthcare City. तो एजेंडा आपके सामने. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. इसके बाद जो है हम उन सॉल्यूशंस की तरफ बात करेंगे कि जो दुनिया में अभी आजकल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, आइदर दे आर इन पायलट और प्रोडक्शन मोड, और इवन some of them can be
in R&D phase as well, but they provide directions कि what we can achieve through these initiatives. इसके बाद हम देखेंगे कि implementation challenges क्या face हो रही हैं, and then ethical considerations कि AI में बहुत buzzword तो है कि like it's very promising field, but there are some ethical considerations as well which should be looked after while working on AI. और उसके बाद फिर future directions. Please. Problem statement ये है कि traditional medicine जो है one size fits all, कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आए और वो उसको एक पर्टिकुलर थियोरेटिकल ट्रीटमेंट दे, इससे हमें हटना है. यानी दैट इज़ द मेन गोल फॉर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड प्रिसिशन मेडिसिन. और इसको हम एआई कैसे एम्पावर कर रही है वो देखेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस कि वन साइज डजंट फिट्स ऑल. देन वी विल लुक पेशेंट स्पेसिफिक सिम्टम्स, के पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, उनकी बेस पे रिसर्च करके डॉक्टर और क्लिनिशियंस अपना फीडबैक दें और एम्पावर करें उस पर. अच्छा, फिर बात करते हैं रिएक्टिव और प्रोएक्टिव की, कि ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट होती है वो रिएक्टिव होती है, कि पेशेंट ने रिपोर्ट किया कोई प्रॉब्लम, सिम्टम्स बताए और उसकी बेस पे डॉक्टर ने उसको एक प्लान बना के दिया कि यू नीड टू हैव दीज मेडिकेशंस एंड सम टेस्ट नीड टू बी डन, और कोई रेफरल है तो वो होगा. तो वो सारा जो प्लान बनता है वो रिएक्टिव अप्रोच की बेस पे बन रहा होता है. सो इसको प्रोएक्टिव लेके जाना. प्रोएक्टिव कैसे लेके जाया जा सकता है कि वी वुड बी लुकिंग इनटू प्रिवेंटिव केयर. डॉक्टर के पास कंप्यूटर या कोई सिस्टम, एआई का सिस्टम हो या रूल बेस्ड सिस्टम हो, जो हम पहले तकरीबन 20 साल पहले की बात करें तो वी वर हैविंग रूल बेस्ड सिस्टम्स, कि जिसमें कुछ हद तक एम्पावर किया जाता था क्लिनिशियंस को कि दे गॉट टू नो कि व्हाट इज़ एनी रिस्क एसोसिएटेड विद दीज सिम्टम्स. तो जिस कोई बीमारी अगर होने वाली है या कोई एडवर्स इम्पैक्ट होने जा रहा है ड्रग का, तो दे कैन टेक केयर ऑफ दो सिम्टम्स प्रायर टू हैपनिंग. लेकिन अब एआई आ गई है तो वो रूल बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा मैच्योर तरीके से एल्गोरिदम्स के थ्रू सॉल्व किए जा रहे हैं, मॉडलिंग के थ्रू. तो वो देखेंगे कैसे होता है. प्लीज़. हमारा पहला टॉपिक है प्रेसिशन मेडिसिन एंड पर्सनलाइज्ड डोजिंग. इसको आगे प्लीज़ बढ़ाएं. इसमें जो फर्स्ट है ट्रीटमेंट कस्टमाइजेशन, इसमें मेडिकेशन सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें पहले तो वही दवा दी जाएगी जो थ्योरी की बेस पे है, लेकिन ये जो मेडिसेफ स्टार्टअप है इट्स एक्चुअली डूइंग दैट. पहली दफ़ा जब दवा दी गई तो उसका वो फीडबैक ले रहे हैं. हाउ दे आर टेकिंग फीडबैक? They have some voice intelligent agents they call patient and get that what actually is happening with the drugs which he is taking. कोई साइड इफ़ेक्ट वो महसूस कर रहा है या ही इज़ फीलिंग एम्पावर्ड कि यार हाँ ये तबीयत बहाल हो रही है. तो होता ये है कि अगर आप ये नोट करें कि अगर किसी पर्टिकुलर बीमारी पे जैसे चेस्ट पेन है या कोई हेडेक के सिम्टम्स हैं, उसके ऊपर अगर डॉक्टर ने कोई दवा दी तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दवा हर किसी को एक ही तरह इम्पैक्ट करे. मुमकिन है कोई डिजीनेस फील करे, किसी को कोई वॉमिटिंग या इस तरह के कुछ इश्यूज़ हों या वीकनेस फील हो रही हो. तो ऐसा होता है जो कि हम अपने अतराफ़ में देख रहे होते हैं. तो वो सारे सिम्टम्स इन लोग कैप्चर करते हैं. तो फिर जो नेक्स्ट रीफिल होता है प्रेस्क्रिप्शन का, उसके अंदर वो उस सिम्टम्स को देखते हुए कस्टमाइज करते हैं प्रेस्क्रिप्शन को, और ये लूप चलता है. जैसे इसको आप ये सोचें कि ज़्यादातर जो ये स्टार्टअप्स हैं या इवन हम भी जो काम कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट भी जिन तमाम इनिशिएटिव्स का बताऊंगा अपनी प्रेजेंटेशन में. एक तरफ है इल्म
उस इल्म से अमल की तरफ गए, यानी कोई प्रैक्टिकल आपने पेशेंट को दिया, अब उससे फीडबैक मिला, तो वो आपके इल्म में इजाफा हुआ कि व्हाट कैन बी डन मोर इफेक्टिवली फॉर दिस पेशेंट। तो ये फीडबैक लूप चलता जाता है। आप इसको, इस अप्रोच को हर डोमेन के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ देखते हैं, तो दिस इज़ द सेम एग्जाम्पल। और जो डोजेज एडजस्टमेंट होंगी वो पेशेंट स्पेसिफिक सिम्टम्स को मद्देनजर रखेंगी, यानी एज, उसकी एज है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और मेटाबॉलिज्म ऑफ द पेशेंट, और ये फीडबैक के थ्रू उनको मिलेगा मेडिसेफ की एआई को। अच्छा, डेसिशन सपोर्ट फॉर मल्टी मॉर्बिडिटी। मल्टी मॉर्बिडिटी का आप लोग को आइडिया होगा, ख़ासतौर पे हेल्थ केयर वालों को। ये वो सिम्टम्स हैं कि जो किसी एक पेशेंट में मल्टीपल सिम्टम्स हों, एक से ज़्यादा, किसी क्रोनिक डिजीज़ के या किसी लॉन्ग टर्म इलनेस के, तो उसको कहा जाता है मल्टी मॉर्बिडिटी। तो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स केस टू बी सॉल्व्ड। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेस पर अब तक काम होता आया है, लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए कि जो उन तमाम किस्म के फैक्टर्स को डेटा जमा किया जा रहा है। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द crucial aspect of AI is to have more data, more and more data, sampling हो, जिसकी बेस पे जितना डेटा ज़्यादा होगा तो वो सिस्टम उतना ज़्यादा ट्रेन करेगा अपने आप को। तो ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से यही चीज़ अगर हम देखें तो AI क्योर क्या कर रहा है, दे आर यूजिंग कंप्यूटर विजन टू एक्चुअली चेकिंग एंड वैलिडेटिंग दैट पेशेंट ने एक्चुअली अधेयर किया जो उसको मेडिकेशंस दी गई। अच्छा, बहुत यानी मर्जर ऑफ ईच इलनेस, जो मल्टी मॉर्बिडिटी में वो तमाम मेडिकेशंस दी, और फिर उसको वो कैमरे के थ्रू जज करते हैं कि वो पेशेंट ने जो दवा उसको दी गई थी वही खाई या नहीं कोई दूसरी खाई। तो उसकी बेस पे फिर वो नेक्स्ट उनको भी इसी तरह फीडबैक मिलता है, और वो फिर अपने सिस्टम को मैच्योर करते हैं। जो डेटा उनका कंप्यूटर विजन कि AI के थ्रू जो एनालाइज किया जा रहा होता है उसको वो देखते हैं, और इसका इन लोग कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स के अंदर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और कोशिश ये है इनकी कि जो मल्टी मॉर्बिडिटी के केसेस हैं, कि अगर किसी पेशेंट को कोई हार्ट सिम्टम है, यानी कार्डियक डिजीज़ से भी है और साथ साथ डायबिटीज़ भी है, या इस तरह के मल्टीपल जो डिजीज़ वाले केसेस हैं उनको इफ़ेक्टिवली सॉल्व किया जाए। प्लीज़ इसके वीडियो चलाना। ये AI क्योर जो अभी मैंने बात की, कैमरे के थ्रू जो ये एनालाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर एक क्विक वीडियो है जिससे आपको इनका आइडिया बेहतर तरीके से समझ में आएगा। For millions of patients, taking medication is vital to staying healthy. Yet half of all patients do not take their medication as prescribed. At AI Cure, we use artificial intelligence on smartphones to visually confirm medication ingestion. We make sure that the right patient is taking the right medication at the right time. Biopharmaceutical companies, providers, and payers benefit from new efficiencies and higher quality data, allowing them to focus on those patients at highest risk of poor adherence or hospitalization. By leveraging intelligent technology on devices that people already have, AI Cure has developed a powerful, accurate, and scalable adherence tool. The interactive technology can be downloaded as an app onto any mobile device and is designed to adapt to patient behavior over time. The platform can be customized according to disease type, patient demographics, and risk factors. Improper use or suspicious activity triggers real-time intervention. The process is entirely software-based. No widgets, no custom hardware, and no change to the manufacturing process. With a portfolio of intellectual property and multiple innovation awards, AI Cure is transforming clinical research and the delivery of care on a global scale. AI Cure, connecting the world's patients to better treat. इसमें आपने देखा कि इन लोगों ने अलर्ट्स भी दिए कि पेशेंट को किस वक्त मेडिकेशन लेनी है, और उसके बाद फिर कैमरे के थ्रू, यानी
पेशेंट को इन्होंने एम्पावर किया हुआ है और पेशेंट इनके जो प्रोग्राम है उसके अंदर शामिल है, तो पेशेंट को पता है कि मुझे ये इस तरह का डेटा देना है, तो कंप्यूटर विजन के थ्रू उसको डिटेक्ट किया और देन उस फीडबैक के थ्रू उसकी ट्रीटमेंट प्लान को इन्होंने कस्टमाइज़ किया और जनरेटिंग डेटा। तो ये तमाम सिम्टम्स तमाम पेशेंट्स से इनको हासिल हो रहे हैं, तो जितना ज़्यादा इनके पास पेशेंट्स आएंगे तो ये क्लासिफिकेशन उतनी ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग होगी और ओवरऑल इम्पैक्ट इसका पेशेंट को जाएगा वैल्यू बेस्ड केयर की सूरत में। अच्छा, फिर है पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग रिपर्पजिंग, जो इसमें भी यही चीज़ है कि अच्छा तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि पेशेंट की स्पेसिफिक सिम्टम्स को मद्देनज़र रखा हुआ है। यही चीज़ इन लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर नॉलेज ग्राफ एक फील्ड है एआई के अंदर, जो पहले अगर देखें तो लॉजिक और ट्री इस तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेक बैकग्राउंड वाले लोग समझेंगे, तो उसके साथ ही नॉलेज ग्राफ बनता है कि वो नोड से नोड कनेक्ट होती है। तो ये नॉलेज ग्राफ बनाते हैं ये बेनेवोलेंट एआई। इसके थ्रू इनकी कोशिश ये है कि पेशेंट स्पेसिफिक रीपर्पजिंग की जाए कि एक ड्रग जो हमें पता है कि वो किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, क्या वो मेडिकेशन किसी और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो दिस इज़ दे आर ट्राइंग टू अचीव थ्रू नॉलेज ग्राफ। अच्छा, बेनेवोलेंट एआई जो है वो कोविड-19 के लिए भी इन्होंने कोशिश की और इसमें थोड़ा बहुत ये कामयाब भी हुए। वैक्सीन के अंदर इनका भी रोल था और दे डिड अप्लाई द सेम theoretical approach of knowledge graph to come up with Bartisnib, the one of the COVID-19 vaccine. जी आगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो पेशेंट स्पेसिफिक सिम्टम्स और पर्सनलाइज मेडिकेशन का एक बहुत मेजर रोल है, डॉक्टर को किस तरह आप ईज़ ऑफ यूज़ फराहम कर रहे हैं। तो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द सेम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो आप सब जानते हैं कि किसी तरह जो लिखा हुआ टेक्स्ट है या ऑडियो है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में सिस्टम डिसिफर करे। और हम बात करेंगे कि ये काम क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन में कैसे हो रहा है विद इन एनी EHR सिस्टम। सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि हमारे पास मौजूद है डॉक्टर के रिटन नोट्स में, अगर हमारे पास वो रिटन नोट्स कंप्यूटर में आ भी जाएं तो दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे आप देखते हैं कि रेडियोलॉजी या किसी भी लैब की रिपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर रिटन फॉर्म में होती हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्यूमेंट करता है। यही चीज़ इसमें से हम किस तरह ट्रीटमेंट आउटकम्स हासिल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी कंपनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के अंदर एक प्रोडक्ट हमने बनाई है जो अभी मैं बात कर रहा था कि UAE के अंदर वो प्रोडक्ट चल रही है। कोहेरेंट HIS जो है, इसके अंदर एक फ़ीचर है क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन का। इसमें आगे करें हाँ, तो इसमें हम ये करते हैं कि क्लिनिशियन और पेशेंट की गुफ्तगू को रिकॉर्ड करते हैं और उस एक तरफ है ऑडियो अनस्ट्रक्चर्ड, हम पहुंचते हैं स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन पे। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, दिस इज़ ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। फिजिशियन जो है वो क्लिक्स के थ्रू एक नोट सिस्टम जनरेट करता है कि हेडेक और आंसर्स के ऊपर वो चेक मार्क करता है और नीचे डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर रहा होता है, बट इट्स स्टिल मैनुअल। अब नेक्स्ट लेवल पे हम ये फीचर लेके आए हैं कि उसको जो मैनुअल अप्रोच है उसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। प्रॉब्लम्स ये फेस हो रही हैं कि डॉक्टर का 30 से 50% टाइम जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन में लग रहा है और इसको हमें कम करना है। मैनुअल नोट्स और ये सारा जो एस्पेक्ट है वो फिजिशियन बर्नआउट की तरफ जा रहा है। उस फिजिशियन के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो अपना वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर पेशेंट को फराहम करे, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। अच्छा, ये मैं यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये सारे स्टैंडर्ड्स आएँ, लेकिन जब आएंगे वो अलग बात की बात है। लेकिन ये है जैसे UAE और US के अंदर जो हमने देखा। मसला क्या है, सोप आप लोग
आपको आइडिया होगा हेल्थ केयर में कि सब्जेक्टिव यानी पहले जो गुफ्तगू हो रही है रिलेटेड टू क्वालिटी और हिस्ट्री ऑफ पेन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी किसी डायग्नोसिस की तरफ जाना थ्रू सम रिव्यू ऑफ सिस्टम्स यानी ROS और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, और असेसमेंट इज एक्चुअल डायग्नोसिस प्लान के डॉक्टर ने उस असेसमेंट के बाद क्या प्लान दिया, प्रिस्क्रिप्शंस क्या देनी है उसको, लैब या रेडियोलॉजी टेस्ट करवाने हैं नहीं करवाने, फॉलोअप के लिए कब बुलाना है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। अच्छा, ये सब चीज़ें ज़रूरी इस वजह से हैं कि UAE के अंदर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं जिसमें आप देख रहे हैं नाबिद, मलाफी, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने मैंडेटरी किया हुआ है कि दे नीड दिस डेटा फ्रॉम फिजिशियन। अच्छा, और दे नीड कोडेड डेटा। तो ये जब कोडेड डेटा इन लोगों को चाहिए, गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो दे हैव टू डू दिस इन UAE, और मतलब US के अंदर भी यही है। तो इवेंचुअली ये सब चीज़ें फिजिशियन बर्नआउट की तरफ लेके जाती। तो नाउ वी विल सी हाउ वी आर सॉल्विंग दिस। अच्छा, इसके अंदर हमने शुरू किया है लेफ्ट पे ऑडियो से, और उसको सबसे राइट पे आप देख रहे हैं आंसर मैपिंग, यानी दैट स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट वुड बी जनरेटेड बाय द सिस्टम। ये हो कैसे रहा है, इसको पहले हम ऑडियो को स्पीकर डायराइजेशन के प्रोसेस में ला रहे हैं, जिसके थ्रू वो ऑडियो एक AI मॉडल के अंदर पास होती है, जो ये जज करता है कि इस कन्वर्जेशन में कितने स्पीकर्स हैं और हर जुमला किस स्पीकर ने कहा, आइदर इट वाज टॉक्ड बाय पेशेंट और द क्लिनिशियन। इसके बाद स्पीच टू टेक्स्ट इंजन के अंदर उसको लेके जाते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट इंजन जो है वो अरबिक के मल्टीपल डायलेक्ट्स को समझ रहा है। इसके अंदर वॉस्क भी है और जैस भी है। जैस जो है वो UAE का जो इंटेलेक्ट है ना, अरबिक इंटेलेक्ट, जो आपको पता होगा कि अरबी बोलने में भी काफ़ी वेरिएशंस हैं, हर मुल्क में डिफरेंट थोड़ा बहुत जो है ना वेरी करता है। तो जैस को UAE के इंटेलेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल है। नेक्स्ट लेवल पे मैं अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ कि उसके बाद जो है हमें वो डेटा मिल गया अरबिक में विद टैगिंग ऑफ डायलेक्ट्स, और डायराइजेशन भी साथ हो गई, यानी हमने ये टैग कर लिया है कि उसको हर जुमला किसने कहा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन का। अच्छा, ट्रांसलेशन में जब ट्रांसलेशन का स्टेप जब आएगा, यानी हमें अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अरबिक से इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी कैसे, इसके लिए कुछ AI मॉडल्स हमने यूज़ किए। इसमें साथ साथ एक बहुत अहम एक चीज़ नोट की गई, वो ये है कि क्लिनिकल टॉक्स के साथ साथ नॉन क्लिनिकल टॉक्स भी होती हैं, उसको हमें रिमूव करना है। नॉन क्लिनिकल टॉक्स, जैसे यहाँ अगर हम वैसे वहाँ UAE के अंदर तो डिफरेंट फैमिली या पॉलिटिक्स या डिफरेंट चीज़ों पे बात हो जाती है, लेकिन यहाँ अगर हम उसको लगाएंगे तो शायद उसमें के इलेक्ट्रिक और पानी और गैस के प्रॉब्लम्स भी शायद डिस्कस होते हैं। तो ये सारे अपने अपने रीजन की एक स्पेसिफिक्स हैं, तो हमने उसके लिए भी तैयारी की हुई है। खैर, तो खैर क्लिनिकल टॉक्स को अलग करके हम पहुंच गए वहाँ तक कि हमें एक क्लिनिकल नोट मिल गया इंग्लिश में, एंड दैट क्लिनिकल नोट इज़ फ्री टेक्स्ट एंड दैट कैन बी सबमिटेड टू गवर्नमेंट। लेकिन ये एक लेवल है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है, मैं यानी जो प्रोसेस के जो स्टेप्स थे ना वो आपको बताया जा रहा हूँ। तो हम लास्ट के जो 2 स्टेप्स हैं उसमें क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। वो ये है कि फ्री टेक्स्ट के नोट के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। इनको हमें पहले टैग किया कि ये क्वेश्चन था किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, यानी अगर हम चेस्ट पेन की बात कर रहे हैं तो टू अ पर्टिकुलर सिम्टम। अब ये क्या क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन को टैग करेगा। उसके बाद मुमकिन है आंसर उसको फ़ौरन ना मिले, कुछ क्वेश्चंस के बाद एक्चुअल आंसर आएगा पहले जो हुआ था क्वेश्चन उसका। तो वो
सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि एक्चुअली वो आंसर उसे मिला, एंड दैट वाज, एक स्टेप पीछे, नहीं इसके से भी पहले, जी जी ये, हाँ तो ये मैं बात कर रहा हूँ बस, हाँ ये मैं बात कर रहा हूँ इस वाले स्टेप की, क्वेश्चन आंसर टैगिंग। तो क्वेश्चंस भी सिस्टम ने पिक कर लिए, आंसर्स भी पिक कर लिए। इसके बाद जो है क्लिनिकल टेम्पलेट्स का डेटाबेस, जो हमने लास्ट एक स्क्रीन देखी थी, उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड जो क्लिनिकल डॉक्यूमेंट था, वो सेटअप के टाइम पे आईटी टीम ने डॉक्टर्स के साथ मिलके हर डॉक्टर के लिए टेम्पलेट बना दिया। उसके अंदर सेक्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। सिस्टम के अंदर से वो पिक किया जाएगा और उस टेम्पलेट को, जो कि सोप बेस्ड टेम्पलेट है, उसके थ्रू मैप करके आंसर्स को टैग किया जाएगा थ्रू डिफरेंट क्लासिफायर्स। उसके अंदर रूल बेस्ड क्लासिफिकेशंस और एसवीएम क्लासिफिकेशन। तो होगा क्या कि जो अनस्ट्रक्चर्ड नोट है वो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन के साथ मैप हो जाएगा, एंड दैट वुड बी प्रेजेंटेड टू डॉक्टर। डॉक्टर उसको वेरीफाई करे, डॉक्टर को अगर वो क्लियरली समझ में आ गया तो ठीक है, वरना डॉक्टर उसको एडिट भी कर सकता है, एंड दैट एडिटिंग शेल अगेन बी रिट्रीव्ड इन द सिस्टम। तो वो नेक्स्ट ट्रेनिंग में उस एडिट्स को जहन में रखते हुए सिस्टम आगे बढ़ेगा, और इवेंचुअली डॉक्टर विल साइन ऑन दैट नोट, एंड दैट वुड बी अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग एंड सबमिशन। अच्छा नेक्स्ट, इसके साथ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का कुछ एक ओवरव्यू था, जिसमें हमारे पास क्लाइंट्स हैं, फिर सर्वर्स हैं, और एआई मॉडलिंग कैसे कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस की जो एक टिपिकल एआई का प्रोसेस है, उसके थ्रू इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनएलपी इज़ इन मेयो क्लिनिक ने यूज़ किए हैं फॉर अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स जैसा कि ऑडिटरी विजुअल लर्निंग का जो एक बहुत मेजर डिजीज़ है, और जो ज़्यादा ओवर एज पेशेंट्स एडल्ट्स के अंदर ही इसका रिस्क होता है, तो दे यूजिंग 25 मिलियन तकरीबन इन्होंने क्लिनिकल नोट्स को एनालाइज किया, और उसकी बेस पे ये जज करने की कोशिश की कि कितने लोग इस डिजीज़, कितने लोगों को हो सकती है, ताकि वो उसको प्रिवेंटिव केयर फराहम कर सकें। अच्छा ये टॉपिक है मल्टीओमिक्स डेटा एनालिसिस का, जिसमें हाँ डिफरेंट फील्ड्स जैसे जिनोमिक्स और मेटाबॉलिक्स, इनका मर्जर है। ये आस्पेक्ट भी जैसे जैसे अब फील्ड एडवांस होती जा रही है, तो ये तमाम आस्पेक्ट्स लोग सोचने लगे, जिसकी बेस पे वो इस नतीजे तक पहुँचे कि जेनेटिक मार्कर्स और मेटाबॉलिज्म, इन दोनों को, और फिर नेक्स्ट और भी इसके अंदर ओमिक्स यानी डिसिप्लिन्स को इन लोग शामिल करते हुए अपनी रिसर्च कर रहे हैं, जिसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि पेशेंट के एट्रीब्यूट्स को क्लासिफाई किया जाए, और उस क्लासिफिकेशन के बाद उसको डेटा को यूज़ करें मीनिंगफुली, जैसे टेम्पस एआई प्लेटफॉर्म कर रहा है। दे आर यूजिंग इट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट एंड कैंसर रिस्पॉन्स, कैसे उस को रिस्पॉन्ड किया जाए बेस्ड ऑन जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द पेशेंट। इसके साथ साथ पैटर्न रिकग्निशन, गूगल तो इस सब में उनके पास काफ़ी डेटा है, तो डीप माइंड के अंदर अल्फा फोल्ड नाम का सिस्टम है, जो कि प्रोटीन फोल्डिंग को यूज़ कर रहा है टू आइडेंटिफाई पर्सनलाइज्ड ड्रग टारगेट्स, कि इसमें भी वही कि पर्सनलाइजेशन की तरफ जाएं बाय यूजिंग द डेटा, एंड कि किस पेशेंट को वो कौन सी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉल कर रहा है, ताकि उसको फ़ायदा हासिल हो सके। बस ये लास्ट एक टॉपिक है रेयर डिजीज़ मैनेजमेंट का। इसमें वो सारी डिजीज़ेस जो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, यानी पहले हम 20, 25, 30 साल पहले कैंसर बहुत रेयर हुआ करता था, लेकिन अब कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया है अनफॉर्चुनेटली। इसी तरीके से अभी भी कुछ ऐसी रेयर डिजीज़ेस हैं जो कि कम है, जिनको कोशिश की जा रही है कि जिनको प्रिवेंट किया जाए, और ये क्लस्टरिंग के तौर पर उसको, जो एआई का एक सब ब्रांच है क्लस्टरिंग और पैटर्न रिकग्निशन, उसको RDMD प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। इनके पास डेटा है 4.5 मिलियन पेशेंट्स का, जिसके अंदर वो अनडाइग्नोज्ड जो ऐसे लोग हैं कि जिनके अभी डायग्नोज नहीं हुई वो डिज़ीज़, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से डायग्नोसिस करें। इसी में एक और पेशेंट, इसका नेक्स्ट में मैं इसका डॉटमैटिक्स ल्यूमा प्लेटफॉर्म का डायरेक्टली क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, वीडियो स्किप कर देते हैं।
ताकि थोड़ा टाइम क्योंकि शॉर्ट हो रह गया, तो दैट डॉटमेटिक्स प्लेटफॉर्म फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एड कर रहे हैं वो, यानी दे आर ऑन द बैक टू प्रोवाइड देम विद रिसर्च फॉर क्लिनिकल थेराप्यूटिक्स, और जिससे वो अपनी मेडिसिन्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से मैन्युफैक्चर करें। इसके बाद है क्लिनिकल ट्रायल मैचिंग, एंटीडोट मैच टेक्नोलॉजी, जो कि रेयर डिजीज़ पेशेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं ट्रायल्स के साथ कि वो किसी ना किसी क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बने। जैसे आप लोग को पता होगा कि दवाइयाँ मार्केट में आने से पहले कोई किसी ना किसी ट्रायल से गुजरते हैं, जिसमें पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर ट्रायल होता है विद वेरी सोफिस्टिकेटेड, ऐसा बिल्कुल बहुत ओपन एंडेड ट्रायल नहीं होता, यानी बहुत प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड रिसर्च के साथ होता है वो। तो उसके अंदर उन लोग कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं, और कोशिश होती है इनकी कि किसी तरह मैच क्रिएट करें जिससे पेशेंट को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो हैं जो सॉल्यूशंस जो अब तक जिन पे काम हो रहा है, इसमें बहुत चीदा ही मैं डिस्कस कर पाया। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, टेक्निकल बैरियर्स के इंटीग्रेशन कैसे होगी लेगेसी हेल्थ केयर सिस्टम के साथ। दूसरा, क्लिनिकल वैलिडेशन, ऐसा नहीं है कि जो आउटकम AI ने दिया वो 100% सही है, वी नीड टू हैव दैट वैलिडेटेड थ्रू क्लिनिशियंस, उसके बाद वो सिस्टम में फाइनलाइज होगा, एंड दैट्स मेजर थिंग। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं वो वर्क फ्लो इंटीग्रेशन, जिसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि हो के AI के अंदर AI का सिस्टम लगाया गया और तमाम चीज़ें एकदम ब्रेक कर गई। तो वर्क फ्लोज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क फ्लोज शुड बी देयर, डिस्ट्रप्शन कम से कम हो, बैलेंस करना है। इसके अलावा जो एक मेजर इशू है स्केलिंग का, कि अब तक जो AI के मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, हम क्लाउड बेस्ड AI मॉडल्स यूज़ करते हैं, ओपन AI, तो उनकी कॉस्ट है। अगर हम इन हाउस लेके आते हैं मॉडल्स को, तो वो उसकी कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा चाहिए, GPU प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, डीप माइंड और ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा अभी इंसेप्शन में है, तो वो इतनी ज़्यादा हेल्थ के हवाले से भी थोड़ा सा उसमें गैप है, तो दिस इज़ स्टिल बीइंग वर्कड ऑन। लेकिन साथ साथ जब चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस कम टू अपॉर्चुनिटीज़, फिर वो हम देखेंगे फ्यूचर डायरेक्शन में। एथिकल कंसिडरेशंस का इसमें जो मेजर चीज़ है ना, देखें, एक तो प्राइवेसी एंड डेटा जो सिक्योरिटी है, कि पेशेंट को आपको लाजमी बताना है कि हिज डेटा शैल बी यूज्ड इन सम AI मॉडल, दैट इज़ द मेन यानी एथिकल पार्ट ऑफ AI, कि पेशेंट के कंसेंट से उसका डेटा जाए, जो कि हमने अभी ऑडियो वाला देखा था, HIPAA कंप्लायंस और ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एक चीज़ है एक्सप्लेनेबिलिटी AI के अंदर, एक्सप्लेनेबल AI, जो अभी मीसम भाई बात कर रहे थे, IBM डेटा साइंस का जो कोर्स है उसके अंदर भी उन्होंने एक्सप्लेनेबिलिटी की बात की है। दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक, यू शुड लुक इनटू दैट, कि AI अपने आप को एक्सप्लेन कर सके, डॉक्टर को पता चले कि ये जो मेरे पास रिजल्ट आया AI की तरफ से, हाउ वाज इट अचीव्ड। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। फ्यूचर डायरेक्शंस, जैसा चैलेंजेस हैं तो डायरेक्शंस भी अपनी जगह मौजूद हैं। पहले तो जो हमने जो सॉल्यूशंस देखे उनको इस तरफ लेके आना कि दे आर वेल इनटू प्रोडक्शन, और जिससे काम हो सके पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो डिजिटल ट्विन्स और रियल टाइम अडेप्टेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान्स, और जो मेरा फेवरेट टॉपिक है रिमोट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज़, वो सब भी जिनके ऊपर काम अच्छा खासा हो भी रहा है, और नेक्स्ट डायरेक्शन ये होगा। तो ये था मेरी स्पीच का कंक्लूजन। तो हम इसमें जो कोई सवालात हों तो वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कर सकते हैं। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।